नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून। मैं सूजन अपोलो हॉस्पिटल अहमदाबाद से। मस्तिष्क या ब्रेन शरीर का एक अहम भाग है। मस्तिष्क शरीर के सारे अंगों को नियंत्रण करता है। मस्तिष्क के होने वाली बीमारियां का इलाज करने के लिए बहुत सारी नई टेक्नोलॉजियां हैं। तो आइए आज का विषय ब्रेन कैंसर के बारे में सुनते हैं डॉक्टर सोमेश देसाई से। डॉक्टर सोमेश देसाई हमारे साथ 13 सालों से अपोलो हॉस्पिटल के साथ जुड़े हुए हैं और पिछले 17 साल से न्यूरो सर्जरी करते हैं। सर की खास रुचि है ब्रेन ट्यूमर में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते सर, आपके लिए पहला सवाल है, ब्रेन ट्यूमर क्या है? ट्यूमर यानी किसी भी टिश्यू को एबनॉर्मल ग्रोथ होता है उसको ट्यूमर बोलते हैं। यानी नॉर्मल शरीर में हर सेल्स का ग्रोथ जो होता है वो कंट्रोल में होता है, लेकिन किसी कारणवश अगर वो कंट्रोल चला जाए तो वो सेल्स एबनॉर्मल तरीके से ज़्यादा बढ़ता है, उसको हम ट्यूमर बोलते हैं। ब्रेन में ट्यूमर काफ़ी टिश्यूज से आ सकता है, जैसे ब्रेन का लेयर होता है मेनिंजेस, उससे आ सकता है। मस्तिष्क के जो सेल्स होते हैं उसमें से आ सकता है। मस्तिष्क के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती है उसमें से आ सकता है। तो सभी जगहों से ब्रेन में ट्यूमर आ सकता है। जी हाँ सर, क्या सब ब्रेन ट्यूमर्स फैलने वाले होते हैं, मतलब मैलिग्नेंट टाइप के होते हैं? ब्रेन में ट्यूमर बिनाइन भी होते हैं, मैलिग्नेंट भी होते हैं। अगर ज़्यादातर मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं, और वो भी मैलिग्नेंट उस प्रकार के ट्यूमर होते हैं जो बॉडी के दूसरे ऑर्गन से आके ब्रेन में बैठते हैं, जिसको हम सेकेंडरी बोलते हैं या तो मेटास्टेसिस बोलते हैं। ज़्यादातर मैलिग्नेंट ट्यूमर्स इसी प्रकार के होते हैं। अगर हम मेटास्टेसिस को निकाल देते हैं तो ब्रेन के प्राइमरी ट्यूमर्स होते हैं, वो बिनाइन और मैलिग्नेंट दोनों हो सकते हैं। जी हाँ सर। अगला क्वेश्चन है, ब्रेन ट्यूमर के रिस्क फैक्टर क्या है? ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रेन ट्यूमर क्या पीढ़ी दर पीढ़ी में जाता है, हेरिडिटी है कि नहीं। कुछ ट्यूमर्स हेरिडिटी ज़रूर है, जैसे कि न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस में एकॉस्टिक श्वानोमा होता है, वो डेफिनेटली हेरिडिटी में जाता है। ज़्यादातर ब्रेन ट्यूमर्स हेरिडिटी में नहीं होते हैं। हेरिडिटी के अलावा और कोई रिस्क फैक्टर्स जैसे कि रेडिएशन, केमिकल का एक्सपोजर, उसके चांसेस रहते हैं, लेकिन उसका प्रूवन डेटा अभी तक नहीं है। जी हाँ सर, ट्यूमर्स में अक्सर हम सुनते हैं ग्रेड्स और स्टेजेस, तो इसके बीच में अंतर क्या है? नॉर्मली स्टेजिंग ट्यूमर के लिए तब कहा जाता है जब ट्यूमर अपनी जगह से कहीं और भी फैलता है, दूसरे अंगों में फैलता है, तब स्टेजिंग किया जाता है, जिसके कि पेशेंट की आगे की लाइफ कैसी रहेगी और ट्रीटमेंट क्या करनी चाहिए वो डिपेंड करता है। लेकिन ब्रेन के ज़्यादातर ट्यूमर ब्रेन से बाहर नहीं जाते हैं, इसलिए ब्रेन ट्यूमर में स्टेजिंग नहीं होता है। ब्रेन में ग्रेडिंग होता है। ग्रेडिंग यानी कितना एग्रेसिव ट्यूमर है उस पर हम ग्रेडिंग दिया जाता है, जो बेसिकली जो पैथोलॉजिस्ट होते हैं वो उसको ग्रेडिंग करते हैं, कुछ क्राइटेरियाज होते हैं उसके हिसाब से। जैसे ग्लायोमा ब्रेन का कॉमनेस्ट ट्यूमर है, उसमें ग्रेडिंग दिया जाता है 1, 2, 3 और 4। 1 यानी जो धीरे से बढ़ने वाला ट्यूमर है और ज़्यादा ग्रोथ नहीं देता है, और उसके सामने ग्रेड 4 यानी बहुत ही जल्द से बढ़ता है और ब्रेन के ही अंदर फैलता जाता है। इससे हम ब्रेन का ट्यूमर की सर्जरी से रिजल्ट कैसा मिलेगा उसको आप बता सकते हैं। ग्रेड 1 का रिजल्ट बहुत अच्छा होता है, ग्रेड 4 का रिजल्ट अच्छा नहीं होता है। जी हाँ सर, ब्रेन ट्यूमर की शुरुआत के लक्षण क्या है? ब्रेन ट्यूमर के लक्षण डिपेंड करते हैं ट्यूमर कौन से इलाके में से आ रहा है। ब्रेन के हर एक एरिया का डिफरेंट काम होता है। जैसे ब्रेन का बीच वाला एरिया होता है, उससे अपने हाथ पैर का कंट्रोल होता है। लेफ्ट साइड का ब्रेन होता है जिससे स्पीच कंट्रोल होता है। ब्रेन का पीछे का हिस्सा होता है जिससे अपनी विजन कंट्रोल होती है। सो ट्यूमर कौन से इलाके से आता है उस पर डिपेंड करता है सिम्टम्स क्या होते हैं। और कुछ सिम्टम्स ऐसे भी होते हैं जो हर प्रकार कोई भी एरिया में हो वो सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि सरदर्द होना, वॉमिटिंग होना, ब्रेन में कन्फ्यूजन होना, ये सब हर प्रकार के ट्यूमर में पाए जाते हैं। लेकिन कुछ ट्यूमर्स होते हैं जैसे हाथ पैर की कमजोरी होना, वो कुछ ही जैसे कि ब्रेन के बीच वाले हिस्से में ट्यूमर हो तो ही उसको हाथ पैर की कमजोरी आएगी। अगर ट्यूमर ब्रेन के आगे वाले हिस्से में है तो मेनली आपको फर्क दिखेगा उसके स्वभाव में, उसके बोलने में,
उसको समझने में, और पीछे के इलाके में होगा तो मेनली उसको देखने में मुसीबतें आएगी। सो डिपेंड करता है ब्रेन के कौन से इलाके में ट्यूमर है। जी हाँ सर, हम ब्रेन ट्यूमर के निदान की पुष्टि कैसे कर सकते हैं? मैंने जैसे बताया, जो भी लक्षण आते हैं, जैसे सर दर्द होना जो दवाइयों से नहीं कंट्रोल होता है, वॉमिटिंग होना, ज़्यादातर हम क्या माइग्रेन समझ के ब्रेन ट्यूमर का इलाज गोलियों से चलते रहते हैं। अगर मान लो दवाइयों से हेडेक कंट्रोल नहीं होता है तो नज़दीक में जाके अपने डॉक्टर से जल्द मिलिए, ये ट्यूमर की एक निशानी हो सकती है। ट्यूमर का मेनली निदान जो हम डायग्नोसिस करते हैं उसके लिए मेन 2 इन्वेस्टिगेशन होते हैं, एक है सीटी स्कैन और एक है एमआरआई। जी हाँ सर। सर, ब्रेन ट्यूमर में सर्जरी क्या ज़रूरी है? ब्रेन ट्यूमर कई प्रकार के होते हैं और ज़्यादातर उसके डायग्नोसिस हमें सीटी स्कैन एमआरआई से मिल ही जाते हैं। अगर मान लो कभी एमआरआई में डायग्नोसिस लगता है कि हाई ग्रेड ट्यूमर है, बहुत फैला हुआ है, तो उसमें हम सिर्फ बायोप्सी करते हैं, फुल ब्लोन सर्जरी नहीं करते हैं। ये बायोप्सी इसलिए करते हैं कि ट्यूमर का प्रकार हमें पता चल जाए और उसके बाद में पेशेंट को हम रेडिएशन के लिए, कीमोथेरेपी के लिए भेज सकते हैं। लेकिन मान लो ऐसा ट्यूमर आता है जो बिनाइन लगता हो, सादा लगता हो, और जहाँ पे ऑपरेशन हम आसानी से कर सकते हैं बिना पेशेंट को नुकसान किए, तो डेफिनेटली सर्जरी ही जाना चाहिए, और सर्जरी ऐसे केसेस में क्योर भी कर सकती है। हर केस में सर्जरी करना आवश्यकता नहीं है। जैसे मान लो ऐसे कुछ एरिया, छोटे दिमाग या ऐसे कुछ एरिया में है जहाँ पे हम पहुँच नहीं सकते, या तो ऑपरेशन करके बहुत नुकसान पहुँचा सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि बायोप्सी करना भी नामुमकिन होता है, तो ऐसे एरिया में हम पेशेंट को डायरेक्टली रेडिएशन के लिए भेज सकते हैं। जी हाँ सर, अगर ब्रेन ट्यूमर के सर्जरी द्वारा निकाला नहीं जा सकता है तो उसके इलाज में क्या क्या ऑप्शन है? अगर ब्रेन सरफेस पे है, सादा सा ट्यूमर लगता है, तो सर्जरी ही बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर मान लो सर्जरी नहीं की जा सकती है बिकॉज ऑफ द लोकेशन, या तो सर्जरी नहीं की जाती है बिकॉज ट्यूमर का प्रकार इस प्रकार से है, या तो कई बार ऐसा भी होता है कि पेशेंट फिट नहीं होता है सर्जरी के लिए दूसरी अवस्थाओं के लिए, जैसे कि उसकी हार्ट की कंडीशन हो, दूसरा कैंसर बहुत काफ़ी फैला हुआ हो, पेशेंट की जनरल कंडीशन सर्जरी के लिए ठीक नहीं होती है, तो ऐसे में हम सिर्फ बायोप्सी करके या तो कभी कभी बिना बायोप्सी करके भी रेडिएशन और कीमोथेरेपी के लिए भेज सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि गठान सादी होती है लेकिन ऐसे लोकेशन में होती है जहां से हम सर्जरी नहीं कर सकते, तो ऐसे के लिए हम रेडियो सर्जरी करके एक नया ऑप्शन है, वो भी हम ऑप्शन उनको देते हैं। हाँ सर, स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी क्या है, उसके बारे में आप कुछ बताइए। स्टीरियोटैक्टिक सर्जरी और रेडियो सर्जरी दो चीज़ें होती है कि जिसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। स्टीरियोटैक्टिक सर्जरी यानी मिनिमल, एक प्रकार की मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक है। जब भी हमें बायोप्सी लेना हो, ब्रेन के अंदरूनी हिस्से में कोई ट्यूमर हो, तो हम बिना देखे उसका बायोप्सी नहीं कर सकते, तो स्टीरियोटैक्टिक सर्जरी करके हम एक छोटा सा छेद करते हैं और कंप्यूटराइज तरीके से ऐसा एक सॉफ्टवेयर होता है कि छोटे से छेद से नीडल अंदर जाती है और ट्यूमर के बीच से उसका बायोप्सी लेकर बाहर आ जाती है, तो पूरा फुल ब्लोन ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसको हम स्टीरियोटैक्टिक बायोप्सी बोलते हैं। और एक होता है स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी, ये भी उसी प्रकार से कंप्यूटराइज्ड फ्रेम लगाकर पेशेंट का सीटी स्कैन एमआरआई होता है और हम रेडिएशन देते हैं, इतना हाई डोज रेडिएशन देते हैं कि जो ट्यूमर का एरिया होता है सिर्फ उसी को रेडिएशन मिलता है, बाकी के नॉर्मल ब्रेन को रेडिएशन नहीं मिलता है। सो नॉर्मल रेडिएशन के हिसाब से स्टीरियोटैक्टिक रेडिएशन में एडवांटेज ये रहता है कि रेडिएशन बहुत फोकस्ड होता है, हाई डोज होता है, इसलिए नॉर्मल ब्रेन को नुकसान नहीं होता है। जैसे मान लो मेनिंजियोमा जैसा सादा ट्यूमर है जिसको हम सर्जरी से कभी कभी नहीं निकाल सकते, तो उसके लिए स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी बहुत अच्छी मानी जाती है। कभी कभी मल्टीपल मेटास्टेसिस होते हैं, 2-3 जगह पे होते हैं, हर एक को तो हम सर्जरी कर नहीं सकते, तो ऐसे केसेस में भी हम स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी करते हैं। जी हाँ सर, कुछ नई टेक्नोलॉजियाँ निकली है उस ब्रेन ट्यूमर को ट्रीट करने के लिए, तो उसके बारे में आप कुछ बता सकते हो? अब हर फील्ड में, अब हर जगह पे मिनिमल इन्वेजिव टेक्नोलॉजी का प्रमोशन हो रहा है। उसी प्रकार से न्यूरो सर्जरी में भी अब मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी पे काफ़ी जोर दिया जाता है। मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी यानी छोटे से छेद में आप सर्जरी
कर सकते हो। उसमें एंडोस्कोपी भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया स्टीरियोटैक्टिक सर्जरी भी उसमें आता है, अब न्यूरो नेविगेशन भी आ जाता है। ये सब मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक की एडवांटेज ये रहती है कि सर्जरी की रिकवरी जो होती है पेशेंट की बहुत फास्ट होती है और पेशेंट का ब्रेन डैमेज मिनिमम से मिनिमम होता है। एंडोस्कोपी से हम बायोप्सी भी ले सकते हैं। एंडोस्कोपी से अगर मान लो किसी ट्यूमर के लिए पानी, जो दिमाग में पानी घूमता रहता है, वो किसी प्रकार से ब्लॉक हो गया तो एंडोस्कोपी से उसका रास्ता भी हम खोल सकते हैं। स्टीरियोटैक्सी से हम बायोप्सी ले सकते हैं। न्यूरो नेविगेशन एक ऐसा चीज़ है जो हम पेशेंट को सर्जरी के पहले स्कैन करवाते हैं, सर में एक फ्रेम फिक्स करते हैं और बाद में पेशेंट को हम सर्जरी में लेते हैं। ये मेनली तब यूज़ की जाती है जब ट्यूमर ब्रेन के बीचों बीच हो या तो ट्यूमर काफ़ी फैला हुआ हो, तो न्यूरो नेविगेशन से ऑपरेशन के अंदर डॉक्टर को ये पता चलता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं और नहीं, और प्यूरा ट्यूमर निकाला या नहीं निकाला। सो सर्जरी के दरमियान हम ब्रेन के कौन से इलाके में जा रहे हैं वो हमें पता चलता है, इसलिए उसको हम नेविगेशन बोलते हैं। जी हाँ सर, एक दर्शक ने क्वेश्चन पूछा है, व्हाई डू वी कॉल रेडियो सर्जरी नॉट रेडियोथेरेपी? या स्टीरियोटैक्टिक को रेडियो सर्जरी इसलिए किया जाता है। रेडियोथेरेपी और रेडियो सर्जरी में यह फर्क है कि रेडियोथेरेपी छोटा सा डोज 30 टाइम्स दिया जाता है, जबकि रेडियो सर्जरी में हाई डोज सिंगल शॉट में दिया जाता है। हाई डोज सिंगल शॉट में दिया जाता है तो कई बार कुछ ट्यूमर्स होते हैं वो मेल्ट हो जाते हैं और गायब भी हो जाते हैं, इसलिए उसको रेडियो सर्जरी कहा जाता है। बाकी दूसरा जो स्मॉल डोज 30 बार देते हैं उसको रेडियोथेरेपी बोलता है, रेडियोथेरेपी कहा जाता है। हाँ सर, यही दर्शक ने और एक क्वेश्चन पूछा है, डिफरेंस बिटवीन स्टीरियोटैक्टिक एंड इमेज गाइडेड। स्टीरियोटैक्टिक जो सर्जरी है वो इमेज गाइडेड सर्जरी है, उसमें ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। जी हाँ सर, धन्यवाद आपका कीमती समय निकालने के लिए और हमें ब्रेन ट्यूमर के विषय के बारे में इतनी अच्छा ज्ञान देने के लिए। कोई भी क्वेश्चन है तो आप आस्क अपोलो पे अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हो, और अगर अपॉइंटमेंट लेने के लिए आप दूसरा नंबर भी डायल कर सकते हो 7698815115। मैं फिर से रिपीट करती हूँ 7698815115। सर, अपने दर्शक ने और एक क्वेश्चन पूछा है, व्हेन डज ट्यूमर नॉट मेल्ट? आपने कुछ ट्यूमर के मेल्ट के बारे में बात किया था, तो व्हेन डज ट्यूमर नॉट मेल्ट? ये मेनली रेडियो सर्जरी के लिए सवाल है। रेडियो सर्जरी हर ट्यूमर के लिए नहीं किया जाता है। कुछ ट्यूमर्स है जिसमें रेडियो सर्जरी का वंडरफुल रिजल्ट है, जिसमें होता है एक्रोस्टिक श्वानोमा, आर्टेरियोवीनस मालफॉर्मेशन। ये जब ट्यूमर्स में हम रेडियो सर्जरी करते हैं तो 3 महीने 6 महीने पे ये ट्यूमर मेल्ट हो जाता है, और कई बार मेल्ट नहीं होता है तो काफ़ी रिडक्शन इन द साइज हो जाती है। मान लो मेनिंजियोमा करके ट्यूमर है जहाँ पे सर्जरी नहीं की जा सकती, ब्रेन के बीचों बीच है, तो ऐसे एरिया में भी हम रेडियो सर्जरी करके उसको कंट्रोल कर सकते हैं, या तो काफ़ी हद तक उसकी साइज भी रिड्यूस हो जाती है। हर ट्यूमर रेडियो सर्जरी को रिस्पॉन्ड नहीं करता है, और ट्यूमर को मेल्ट होने में 3 से 6 महीने का वक्त भी लगता है। जी हाँ सर, थैंक यू सर, थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू।